बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप इस वक्त देख रहे हैं कल्चर एंड पॉलिटिक्स चैनल को। मैं हूं आपका होस्ट जुल्फ़कार, सोशियोलॉजिस्ट, और मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर राना साकिब साहब, जो बहुत बड़े एजुकेशन स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना एक मुख्तसर तारुफ जो है वो पेश करें। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और बेसिकली मैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट को डील कर रहा हूँ मिसाली गर्ल्स कॉलेज जारेवाला के अंदर। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। चले, आपसे सर चंद बातें करनी है, तो काइंडली आप मुझे बताएंगे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। सर मेरे ख्याल से जो मेरा ख्याल है, जो एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे नौजवानों को कन्विंस नहीं करता। बेसिकली हमने अपने बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए। बेसिकली एजुकेशन ये चीज़ नहीं है। असल जो इसका मकसद है उससे हम हटे हुए हैं। बेसिकली जो एजुकेशन का मकसद है वो है आपकी ग्रूमिंग, आपकी पॉलिशिंग। ठीक है, आप जैसे जैसे आप एजुकेट होते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके, तो फिर डिफरेंट लेवल्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। तो फिर जब आप डिफरेंट लेवल्स पे जाके चीज़ों को लर्न करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स ओपन होते हैं, ये बेसिकली एजुकेशन। लेकिन हमारे नौजवान को ये सिखा दिया गया है कि जो एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए है, सैलरी के लिए है। ये चीज़ बुरी है मेरे ख्याल से। हालांकि एजुकेशन में पहले से बताना चाहिए, हमें हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि एजुकेशन का असल मकसद क्या है। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप काइंडली आपके ख्याल में कि अभी इसके ऊपर हमें मजीद काम करना होगा, इसके ऊपर हमें मजीद एफर्ट करनी होगी, और आपकी इसके बारे में क्या राय है? कैसे बेहतर कर सकते हैं आप अपने सिस्टम को? क्या आप अपनी तजवीज़ पेश करें? मेरे ख्याल से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेन चीज़। और दूसरी मेन चीज़ है हमारा जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनको एक सेम लेवल पे आके हैंड टू हैंड वर्क करना पड़ेगा। जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये एक डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, यानी हमने तो अपने बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी का एक एलिमेंट डाल दिया। जी बिल्कुल। प्राइवेट वाला और उसके बाद गवर्नमेंट वाला, ये बहुत बुरा चीज़ है। हालांकि एजुकेशन तो मसावत की बात करता है। जी बिल्कुल, इक्वालिटी के ऊपर बात करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। आप ठीक है, आपने बताया कि हमें सबसे पहले तो इसको फ़र्क को ख़त्म करना होगा, और ये हमारे सिस्टम में एक अच्छा जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो सर व्हाट इज़ योर एजुकेशन? सर मेरी बेसिकली जो एजुकेशन है मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन बॉटनी। मैं एक बोटेनिस्ट हूँ फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस फैसलाबाद, और रिसेंटली मैंने की है 2021 के अंदर। जी। तो सर आपका एमफिल का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर एमफिल बेसिकली एक रिसर्च होती है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अंदर किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको अपने पीछे वाले बैकग्राउंड नॉलेज को पॉलिश करने की ज़रूरत है, मसलन उसका फ़ायदा होता है आपको। जी। दूसरी ये चीज़ होती है कि आप एक प्लानर बन जाते हैं, चीज़ों को खुद डील करते हैं। यानी एमफिल के अंदर इंसान ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है, ब्रॉड एक्सपोजर हो जाता है। और सबसे मेन चीज़ होती है एमफिल का कि उसमें जब आप रिसर्च करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं, तो वो प्रीवियस स्टडी से बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद अगर मैं बताऊं जो एमफिल, यानी ये इसमें जब आप रिसर्च लगाते हैं उसके अंदर आगे बहुत ज़्यादा जाते हैं तो उसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। यानी आपका जो सोचने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ये एमफिल में मैंने सीखा। इसमें सर आपने जो चीज़ें लर्न की हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं इसमें काइंडली वो ड्यूरिंग एमफिल। जी। एमफिल के अंदर बेसिकली जो मैंने सीखा है कि जो फिलॉसफी है इसके अंदर आप चीज़ों को, आइडियाज़ को कैसे ब्रोए करना है, जो सबसे मेन थिंग है कि एमफिल के अंदर जो आपकी रिसर्च होती है वो आपने सबसे पहले सोचना है, ठीक है, आपके जो सस्पेक्ट्स हैं उन सब को, ठीक है, और एक नई चीज़ आपने देनी है आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, और प्रीवियस नॉलेज है उनको पढ़ के, उनको देख के कि अब तक इसके ऊपर क्या काम हो गया और आगे क्या बेहतरी हो सकती है। तो यानी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जी बिल्कुल।
चलिए सर, आप बताएंगे कि ज़ाहिर बात है जब इंसान कोई भी इकदाम उठाता है, कोई भी काम करता है, तो उसके लिए उसको बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब कि खोनी पड़ती हैं, कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो आपने माशाल्लाह से इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है, तो इसकी राह में डेफिनेटली आपने बड़ी रुकावटों को फेस किया होगा। तो कोई ऐसा बताएंगे कि ये इस सफ़र में आपने क्या चीज़ कोई खोई है जो आपको फील होता है कि इसमें जो आपकी ये इस सफ़र में कोई आप कोई चीज़ को आपने लॉस किया हो? ऐसा मैंने ड्यूरिंग एजुकेशन किसी चीज़ को लॉस तो नहीं किया, ये ज़रूर है, क्योंकि ये तो आपने भी सुना है कि एजुकेशन के लिए चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े तो आप जाएं। तो बेसिकली एजुकेशन जब लेवल चेंज होता है ना, पहले तो आपका स्टाइल जो होता है सोचने का वो चेंज हो जाता है। जिस तरह नो डाउट अगर आप बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको विद इन कंट्री भी मूव करना पड़ सकता है, समटाइम्स बिटवीन कंट्रीज भी मूव करना पड़ सकता है। लेकिन वो नो डाउट स्टार्ट में आपको फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जो आज का दौर चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल आप किसी चीज़ को खोल सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, यानी आप ये कह लें कि दूर होने के बाद भी आप करीब हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोगों में अवेयरनेस दूर रहकर भी करीब है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद आप मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे? बेसिकली सर मैंने जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, प्राइवेट लेक्चरशिप के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहा हूँ। किस कॉलेज में आप लेक्चरर? मिसाली गर्ल्स कॉलेज में मैं लास्ट 2 ईयर से बायोलॉजी डिपार्टमेंट को डील कर रहा हूँ और बड़ी क्लासेस की बॉटनी क्लासेस को डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर ये आप जब टीचिंग लाइन को आपने इसको आपने सिलेक्ट किया, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा मानना है कि ये मेरे सिलेक्शन से ज़्यादा मेरे अल्लाह ताला की सिलेक्शन है, क्योंकि ये एक आप ये कह लें पैगम्बराना पेशा है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने ये एक बहुत ही आप कह लेंगे बाइज़्ज़त पेशा है। यानी आपसे कुछ लोग लर्न कर रहे हैं, तो यानी अल्लाह ताला की ज़ात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा और इस मुकाम पे लेके आया। बिल्कुल सर, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स की दुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल। और सर इसका थोड़ा सा इसमें चीज़ मैं भी ऐड कर देता हूँ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों से अफजल ख्याल करते हैं। नो डाउट वो हैं भी, अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने भी अपनी हयात में फरमाया था कि इन्ना माँ बोस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाकर, मुअल्लिम उस्ताद होता है। तो ये जब कोई इस फील्ड में जाता है, इस लाइन में जाता है, तो वो उनसे रिलेट कर रहा होता है, तो इससे भी इस मकाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसके बाद सर आप ब्रीफ सा अपना फ्यूचर प्लानिंग आप इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। फ्यूचर प्लानिंग जिस तरह इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जब हम ड्यूरिंग स्टडीज़ जा रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में एक स्केच होता है। अब उस स्केच के दौरान जो आपका फाइनल जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, जो आपने प्लान किया होता है, जो आपने एम बनाया होता है, उसके दरमियान में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। अच्छा, जब तक वो आप उन इंटरमीडिएट्स को पार नहीं करेंगे तो आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो इंशाल्लाह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मेरा बेसिकली जो एम है, मैं चाहता हूँ कि मैं सर, तो आप फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर रहे थे हमारे साथ, तो इसमें आप बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे? सर फिलहाल तो मैं बिजनेस ही कर रहा, इन फ्यूचर ये प्लानिंग में है। अभी आप जस्ट टीचिंग कर रहे हैं? जस्ट टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये इन फ्यूचर मेरे माइंड में है। चलिए ठीक है। उसके बाद सर आपकी शादी होगी अभी? नहीं सर, सिंगल? अभी सिंगल। तो कब तक प्लान है शादी का? सर ये तो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड होती हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें आसमानों पे तय होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो सिंगल। और ये रिलेटिव के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? रिलेटिव्स के अगर देखें, रिलेटिव्स में जैसे आपको सुनने में आता है, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारों के साथ बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो फिलहाल मेरे तो बैड एक्सपीरियंस मैं अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। सर सोसाइटी के बारे में आप क्या कहेंगे? सोसाइटी देखें सर, सोसाइटी को अगर आप जिस मिसाल नो डाउट सोसाइटी को लेके चलना तो पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो टिपिकल हैं उनको मैं फॉलो नहीं करता। यानी जिधर आपको देखें, आपके पास एक अपना माइंड है, आपके पास कान है, आपके पास आंखें हैं, बहुत सारी टिपिकल चीज़ें हैं जिसको हम अपनी सोसाइटी के नाम करके ना बहुत अजीब चीज़ें कर जाते हैं। उनसे मैं थोड़ा सा यानी अपोजिट हूँ। ठीक है, यानी जो चीज़ें जिनका जो वेट है उनको मुताबिक मैं लेके जाता हूँ। अच्छा सर, आप ना मुझे बताएंगे आपका जो 18 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस है, उसके बाद अगर कोई छोटा कोई आपका स्टूडेंट आपसे कोई एडवाइस तलब करता है तो आपके उसके लिए क्या ख्यालात होंगे, क्या आप उसको एडवाइस करें? मेन चीज़ ये डिपेंड करता है, जो स्टूडेंट होता है उसके पास ना प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे बच्चों के पास ना, कैरियर काउंसलिंग है ही नहीं।
हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं है। और मेरे ख्याल से जो कि ये बहुत ही कह लें कि लम्हा फ़िक्र है, हमारे किसी बच्चे को पता नहीं, हम बिल्कुल फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन से आउट ही नहीं हो रहे अभी तक। जब तक आप अपने आप को नहीं फॉलो करेंगे ना, तब तक आप अपने यानी कह लें कि अचीव लाइन को नहीं पहुंच सकते। यानी मैं अगर आपको 18 ईयर्स एक्सपीरियंस में बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो आज के नौजवान को मैं बताना चाहूँगा कि जो आप सोचते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ सोचता ही है, इम्प्लीमेंट नहीं करता। दूसरा देखिए, स्टडी के साथ अगर मैं कहता हूँ कि हमें स्टार्ट जो आप थ्योरी कर रहे हैं उसके साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। यानी ड्यूरिंग स्टडीज़ ही आपको कोई ना कोई ऐसा स्किल होना चाहिए पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर कि जो आपको टीचिंग के साथ साथ स्किल भी हो आपका। और जब आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे होते हैं ना, फिर आपको थ्योरी की मज़ीद समझ आनी शुरू हो जाती है। यानी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको स्टार्ट से ही उसके कंधों पे बोझ डाल देना चाहिए कि भाई मैंने अपने एक्सपेंसेस को बीट कैसे करना है। इसको एक ना पॉजिटिव रोल होना चाहिए। ये नहीं हमारा बच्चा क्या समझता है कि जी सिर्फ टीचिंग स्टडी करनी है तो सिर्फ स्टडी ही करनी है, उसमें किसी और काम को नहीं लेके, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमारा बच्चा बेसिकली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा, जिस तरह चले जाएँ जितनी भी कामयाब कंट्रीज़ हैं उनमें बच्चे अपने एक्सपेंस खुद बीट करते हैं, खुद करता, बिल्कुल ऐसे हमारा बच्चा उनके अंदर अवेयरनेस आ जाती है। हमारा बच्चा अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है कि जी आपने हमें इधर नहीं ओब्लाइज किया, इधर नहीं ओब्लाइज किया जी। और उसके बाद जब वो कामयाब नहीं हो रहा तब भी वो पेरेंट्स को लेके आ रहा है, अपने हालात को आड़ में लेके आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से कि हमारे स्टूडेंट को, हमारे नौजवान को स्टार्ट से ही एक ऐसा स्किल जिसमें उसका दिल करता है उसको स्टार्ट में, यानी स्टडी के साथ साथ काम ज़रूरी हो। हमारे बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल भी हो सके। यानी ये मैं अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से इतना वक्त जो है वो हमारे लिए वक़्फ़ किया। ये व्यूअर्स, ये थे हमारे गेस्ट आज के प्रोफेसर राना साकिब साहब, और वो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को आशना कर रहे थे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका हौसला का सोशियोलॉजिस्ट आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।